हमारी और आपकी घड़ियों ने बजा दिया है सुबह 9 बजे की घंटी, यानी हम आ गए हैं यूट्यूब पर लाइव सेशन लेकर आप लोगों के लिए। स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल एनएमई कॉर्नर में। इस लाइव सेशन को प्रस्तुत करूंगा मैं रमेश चंद्रा। तो आइए इस लाइव सेशन में हम बताएंगे आपको किस टॉपिक पे डिस्कशन होगा और कहाँ कितना डिस्कशन होगा। आज हम बात करेंगे आपसे सल्तनत कालीन साहित्य के बारे में। और दोस्तों, जितने भी लोग लाइव पर जुड़ चुके हैं वो हमारे मित्र, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग अभी लाइव सेशन से नहीं जुड़े हैं, अधिक से अधिक लोगों को फैलाएं और जोड़ने का प्रयास करें, जिससे इस सेशन को सुपर हिट किया जा सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लाइव क्लास की। लाइव क्लास में आज जैसा कि हमने बताया कि हम बात करेंगे सल्तनत कालीन साहित्य के बारे में। और इस सल्तनत कालीन साहित्य में बड़ी ही रोचक रोचक चीज़ें होती हैं और इसमें सबसे रोचकता लाने वाला काम करते हैं अमीर खुसरो। एक व्यक्ति का नाम है अमीर खुसरो और ये अमीर खुसरो इस पूरे सल्तनत कालीन साहित्य में एक नया मुकाम लाते हैं सल्तनत कालीन साहित्य में। देखिए, अगर हम बात करें सल्तनत कालीन साहित्य की तो सबसे पहले हम जिसकी चर्चा करेंगे वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो में सबसे पहले आपको जान लेना होगा कि ये कहाँ के थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनकी जो जन्म था, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में एक जिला एटा है, एटा के ज़िले में उत्तर प्रदेश में हुआ था। और ये इनका सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो इन्हें हिंद का तोता कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का तोता या हिंद का तोता कहा जाता है। किनको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपनी भाषा जो था वो हिंदवी में अपनी रचनाएं करना शुरू की। और किसमें? हिंदी में। किसमें? हिंदी में। और ये जो रचनाएं करते थे इतनी खूबसूरत करते थे कि उस समकालीन विश्व में कोई करने वाला इनके जैसा नहीं हुआ करता था। अगर हम बात करें तो आपको बताएं अमीर खुसरो के बारे में तो या कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन है कि ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हुआ करते थे। निजामुद्दीन औलिया के बारे में हमने बताया, वही जिन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था अभी दिल्ली दूर है, और वही निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। कौन था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की अन्य विशेषताओं में अगर बात करें तो ये अगर देखें तो 7 जो सुल्तान थे सल्तनत कालीन, उन 7 सुल्तानों के शासनकाल को देखा है। 7 सुल्तानों के शासनकाल में रचनाएं की हैं। और इन्होंने जो रचना की शुरुआत की थी, वो रचना की जो शुरुआत की थी वो बलबन से शुरुआत की थी। बलबन के शासनकाल में जिन्होंने पहली रचना करना शुरू की थी। और 7 सुल्तानों यानी इन रचनाओं को करते करते गयासुद्दीन तुगलक तक उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। अगर हम अमीर खुसरो की और बात करें तो इन्होंने सबसे पहले जो रचनाएं होती थी उन रचनाओं में इन्होंने प्रयोग किया मुहावरे का। जो आप मुहावरा पढ़ते हैं, इन मुहावरों का प्रयोग अपनी जो इनकी रचनाएं होती थी, जो इनका संगीत होता था, उन संगीतों और रचनाओं में करना शुरू कर दिया। इनकी अन्य योगदान को देखकर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने आपको पता है कि एक ढोलक हुआ करती थी, एक जो ढोल हुआ करती थी, उस ढोल को इन्होंने सबसे पहले 2 भागों में काट दिया। कितने भागों में दोस्तों? 2 भागों में काटकर आविष्कार कर दिया। किसका? तबला का। ये बहुत ही बड़े आविष्कारक भी हुए। क्यों? उन्होंने एक वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया। कौन सा वाद्य यंत्र? इन्होंने आविष्कार कर दिया तबले का। तबला कैसे? कि जो ढोलक होती है, इस ढोलक को बीच से काटकर इन्हें 2 बना दिया और आविष्कार कर दिया तबला का। जो आपको इमेज में दिख रही है तबला है। और तबले का आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है? अमीर खुसरो को। और इसके साथ ही साथ अगर देखेंगे तो उन्होंने ये जो आपको दिख रहा है इसे तंबूरा बोलते हैं। उन्होंने आविष्कार किया किसका? तंबूरे का। तंबूरे का आविष्कार किया। संगीत गायन में इन 2 वाद्य यंत्रों का योगदान बहुत ही होता है, चाहे वो तबला हो चाहे वो तंबूरा हो। अगर देखें तो इन्होंने ख्याल गायकी में बहुत बड़ा योगदान दिया। इन्होंने बहुत सारे गजल लिखे। गजल लिखने के साथ ही साथ इन्होंने संगीत गायन में अपना बड़ा ही योगदान दिया। इन्होंने कव्वाली, सबसे पहले कव्वाली की शुरुआत यही करते हैं। ये कव्वाली के आविष्कारक होते हैं और पहली बार भारत में कव्वाली जो गायन शुरू हुआ, जिसे आप चरम पे देखते हैं कि कव्वाली जगह जहाँ प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, वो कव्वाली की शुरुआत करने वाले जो थे वो आपको इमेज में दिख रहे हैं, यही अमीर खुसरो हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये यहीं पर नहीं रुकते, ये इससे भी आगे बढ़ते हैं। अगर देखें तो संगीत गायन में इन्होंने गज़ल का आविष्कार किया। इन्होंने गज़ल गाना भी शुरू कर दिया। जो गज़ल थे,
गज़ल में इनकी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण विशेषता होती थी, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण अद्भुत विशेषता होती थी कि गज़ल में ये दो पंक्तियाँ जो होती हैं, पहली पंक्तियाँ ये फारसी में लिखते थे और दूसरी पंक्ति हिंदवी में लिखते थे। पहली पंक्ति फारसी में लिखते थे और दूसरी पंक्ति हिंदवी में लिखते थे। अगर इसका हम आपको उदाहरण बताएं तो बड़ा ही सुंदर सा उदाहरण मिलता है दोस्तों इनकी गज़ल का एक, जिसमें वो कहते हैं जिहाले मिस्की मुकुंद तगा फुल दुराए नैना बनाए वतिया। ये उन्होंने लिखा, जो पहली जो लाइन मिली जिहाले मिस्की मुकुंद तगाफुल, ये आपकी फारसी की लाइन है, और जबकि जो दूसरी लाइन है जो बताई गई है जिसमें कह रहे हैं दुराए नैना बनाए बतिया, ये हिंदवी में है। यानी ये पहले ऐसे आविष्कारक हुए, ये पहले ऐसे रचनाओं में प्रयोग करते हैं जिसमें अपनी रचनाओं में एक साथ दो लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। आगे लिख रहे हैं क्या, किताबे हिजरा नदारे जान न लाहे काहे लगाए छतिया। तो ऐसी रचना कर रहे हैं कौन, ऐसी रचना कर रहे हैं अमीर खुसरो। कब कर रहे हैं, ये हो रही है पहली बार, ऐसी रचना, ऐसे प्रयोग पहली बार हो रहे हैं। और इनकी जो रचनाएं हुआ करती थी, इनकी रचनाओं में प्रश्न उत्तरी देखने को मिलता था। यानी उसी रचना में ये प्रश्न पूछते थे और उसी रचना में उत्तर दिया करते थे। इन्होंने लिखा, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टीवा की धार, जो उतरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। ऐसे देखिए कुछ उलटबासी कबीरदास की तरह लिख रहे हैं, जैसे कबीरदास जी लिखा करते थे कुछ उलटबासी कि जैसे उल्टे बरसे कंबर भीगे पानी, कुछ इस तरह से ये भी आविष्कार करते हैं, कुछ इस तरह का प्रयोग ये भी करते थे, लिख रहे हैं मध्यकालीन इतिहास में। और इतना ही नहीं, ये प्रश्नोत्तरी में क्या लिख रहे हैं, खा गया पी गया दे गया बुत्ता और का सखी साजन ना सखी कुत्ता। कुछ इस तरह से कहते हैं कि जो सखी है वो पूछ रही है कि खा गया पी गया, बता रही अपनी सखी को कि जितना चीज़ें थी सब कुछ खा गया पी गया दे गया बुत्ता, धोखा देकर चला गया। तो दूसरी सखी कहती क्या था, पिया ने खा गया, कर नहीं सखी कुत्ता था जो खा कर चला गया। कुछ ऐसे ही आपको प्रश्न और उत्तर दोनों इसी एक ही कविताओं में मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये थी हमारे महान रचनाकार कौन, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की कुछ महत्वपूर्ण अगर हम कृतियाँ देखेंगे तो आप इनके कुछ योगदान को और भी समझना भी महत्वपूर्ण है। जैसे हमने बताया कि इन्होंने फारसी राग और भारतीय राग को मिलाया, यानी ईरानी राग और भारतीय राग का मर्ज कर दिया। दूसरी बात, ये जो खड़ी बोली, जो हिंदी की खड़ी बोली है, खड़ी बोली के आविष्कारक को माना जाता है, किसको, खड़ी बोली के आविष्कारक माना जाता है अमीर खुसरो को ही। ये पहला मुसलमान कवि था, जो पहला मुस्लिम कवि हुआ, ये जो हिंदी में लिखता था, ऐसा पहला मुस्लिम कवि होता है, फर्स्ट मोहम्मदन पोएट होता है जो हिंदी में लिखना शुरू करता है। ये तो इन्हीं सब कारणों से इन्हें हिंद का तोता कहा जाता है, भारत का तोता कहा जाता है। और इनका जन्म फाइनली एक बार फिर बताएं, उत्तर प्रदेश के एटा में हुआ था। बड़ा ही प्रश्न इनसे पूछा जाता है, इसलिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद जिनकी हम बात करेंगे, कुछ इनकी रचना के बारे में बात करेंगे। रचना क्या है इनकी, इन्होंने लिखा किरान उस सादेन तारीख अलाई मिल्फाह उल फुतूह, जिसकी अभी हम आपको पीडीएफ दिखाएंगे। अगर मिल्फाह उल फुतूह की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का उल्लेख किया गया है। और ये देवल रानी खिज्र खां ने लिखा। आपको खिज्र खां की कहानी हमने बताई थी, खिज्र खां और देवल रानी के बीच में एक प्रेम हुआ हो गया था, और उसकी कथा ये लिखते हैं कि इसमें देवल रानी और खिज्र खानी में। अभी पीडीएफ अभी पीपीटी में आपको हम दिखाएंगे। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण इनकी रचना है वो है, जिसे हम लिख देते हैं, उसका नाम है तुगलकनामा। तुगलकनामा लिखते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण इनकी रचना होती है, और एक गयासुद्दीन तुगलक के समय इसका वर्णन करते हैं। नूर सिपहर लिखते हैं, इसमें भारत के भूगोल की ये चर्चा करते हैं, भारत की भूगोल के साथ ही अन्य विशेषताओं की बातें करते हैं। तो ये थे हमारे अमीर खुसरो, जिनकी हमने पूरी बात की डिटेल में बात की। अमीर खुसरो, जहाँ से आपको हर एग्जाम में एक प्रश्न या दो प्रश्न संभावित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बज चुके हमारे घड़ी में 9:10, और बिल्कुल तैयार रहिए, लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिए। तो आगे हम अब जिस पोएट की बात करेंगे उस पोएट का क्या नाम है, जी हाँ दोस्तों, जिस पोएट की हम बात करेंगे उस पोएट का नाम है बर्नी। ये बर्नी की चर्चा होगी। किसकी चर्चा होगी, बर्नी की। जियाउद्दीन बर्नी की हम बात करेंगे। जियाउद्दीन बर्नी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था तहकीके फिरोज शाही। तहकीके फिरोज शाही के लेखक कौन है, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपको याद आ रहा है जब हमने आपको
बता रहे थे आपको, फिरोज शाह तुगलक बता रहे थे। उस शासनकाल में हमने बर्नी की चर्चा की थी। बर्नी ही हैं जिन्होंने तहकीके फिरोज शाही नामक रचना लिखी। और इनका जन्म होता है, जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है बलबन के शासनकाल में। जब बलबन का शासनकाल चल रहा था तो ये पैदा होते हैं उस समय उसके अधिकार क्षेत्र में। और ये आप दूसरी चीज़ अगर देखेंगे तो इनका जो शासनकाल था, दो शासकों के बीच में शासनकाल होता है, दो शासकों के बीच में इनका कार्यकाल होता है। एक मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में शासनकाल में ये रहते हैं और दूसरा फिरोज शाह तुगलक के बीच में ये शासनकाल के क्षेत्र में रहते हैं। और इन्होंने तारीख़ फिरोज शाही लिखी, किसके लिए? फिरोज शाह तुगलक के लिए लिखी थी। और फतवा जहां दारी लिखी थी और इन्होंने लिखी थी तारीख़ फिरोज शाही का जो पूरक है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात थी हमारे किसके बारे में? ये बात थी हमारे बर्नी के बारे में। बर्नी के बारे में आपने देखा। इसी समय एक और बहुत ही बड़ा लेखक भारत में आता है जिसका नाम था, क्या नाम था दोस्तों? देखिए, इसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता की अगर बात करें तो ये भारत के क्षेत्र में कहाँ से आता है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ये आता है अरब प्रदेश जो अब अफ्रीका में है, जिसे कहते हैं मोरक्को। ये मोरक्को से आता है, इसका जन्म मोरक्को में हुआ और ये पूरे विश्व के भ्रमण पर निकलता है। पूरे विश्व इतिहास में मध्यकालीन में जितनी लंबी इसने यात्राएं तय की, शायद ही किसी यात्री ने तय की हो। ये मोरक्को से निकलता है, अरब प्रायद्वीप में आता है, अरब से भारत आता है, भारत से श्रीलंका जाता है, श्रीलंका से इंडोनेशिया जाता है और यहाँ से जब आता है तो यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दूत बनाकर चीन भेजा। और चीन जाते समय से बड़ी संकटों का सामना करना पड़ा, इसलिए रास्ता बदलकर इंडोनेशिया, जकार्ता, कई रास्तों से होते हुए तब चीन तक पहुँचता है। तो ये कहानी थी इब्न बतूता की। तो इब्न बतूता के संघर्ष को आपने देखा ही है, लेकिन इसकी रचनाएं कैसी थी, ये क्या करता था? देखिए, ये जब भारत के शासनकाल भारत में पहली बार आया तो उस समय भारत में तुगलक का शासन था। ये तुगलकों का जो शासन हुआ करता था, इस समय जैसे ही भारत में आता है तो वहाँ पे जो तुगलक शासक थे उसे इन्होंने काजी बना दिया, यहाँ के काजी के पद पर नियुक्त कर दिया और भारत में तुगलकों का काजी बनाया। और साथ ही और जब मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल में आता है, जब बीटी मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसे राजदूत बनाकर कहाँ भेजता है? चीन भेज देता है। इसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजता है और इन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखी, एक यात्रा पर अपनी एक पुस्तक लिखी जिसमें भारत की खूब चर्चा है, जिसका नाम है रेहला। ये पुस्तक बड़ी ही महत्वपूर्ण है अपने भारतीय इतिहास के दृष्टि से, इसलिए ये बार बार प्रश्नों में घूम घूम कर हमारे सामने आती है। इसके बाद अगर हम जिस महत्वपूर्ण लेखक की बात करेंगे दोस्तों, वो लेखक है कौन? वो है अल-बरूनी। अल-बरूनी की हमने चर्चा की थी। ये आपका आया था मोहम्मद गजनवी का जब अटैक हुआ था, गजनी जब आक्रमण कर रहा था भारत पर, उसके साथ शासनकाल के साथ ही ये भारत आया था। हमने जितने भी साहित्यकार हैं सभी साहित्यकारों को एक साथ कलेक्ट करके एक जगह चर्चा करना उचित समझा, क्योंकि आपकी पकड़ मजबूत हो। देखिए, ये कहाँ का था? ये उज्बेकिस्तान का था। उज्बेकिस्तान का था। ये उज्बेकिस्तान कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान दोस्तों ये है मध्य एशिया में। आप देखेंगे जब ये भारत आता है गजनी के साथ, आक्रमणकारियों के साथ, लेकिन ये आक्रमणकर्ताओं में शामिल नहीं था, लेकिन उनके साथ जरूर आता है। ये करता क्या है? ये भारत में आता है तो भारत में सबसे पहले संस्कृत की शिक्षा दीक्षा कर लेता है, संस्कृत सीखता है। इसे फारसी पहले से आती है और ये देखेंगे तो ये बहुत बड़ा क्या बनता है? ये बहुत बड़ा अपने इतिहासकार में ये बनता है कवि। ये कई विद्वत्ता से भरपूर होता है, कई टैलेंट इसके अंदर भरे होते हैं, इसलिए ये दार्शनिक भी बनता है और इसीलिए ये बहुत बड़ा रसायनविद बनता है, इसीलिए ये भौतिकविद बनता है, इसीलिए खगोल शास्त्री बनता है और इसीलिए ये ज्योतिष की किताबें लिखता है। ये इतना बड़ा जानकार हर एक क्षेत्र में होता है कि इसने टोटल 146 किताबों की रचना कर दी, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 146 किताबों की रचना करते समय इन्होंने जो पहली किताब लिखी थी वो खगोल शास्त्र में थी और खगोल शास्त्र में कुल इन्होंने 35 किताबों की रचना की। ज्योतिष में इन्होंने 23 किताबों की रचना की है और गणित में, मैथ का भी बड़ा जानकार हुआ करता था, मैथ में इन्होंने 15 किताबें लिखी हैं। साहित्य में अगर बात करें तो 16 किताबें इन्होंने लिखी हैं और इनकी किताबें जैसे तारीख़ हिंद अरबी में लिखी, उन्होंने तारीख़ हिंद नाम की एक किताब है, अरबी में लिखी थी। तो दोस्तों इनके बारे में जो जानना था, ये उज्बेकिस्तान का था, भारत में गजनी के साथ आया और इन्होंने किताब लिखी तारीख़ हिंद। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे जानना महत्वपूर्ण था। इसके बाद अगर बात करेंगे तो एक महत्वपूर्ण और जो लेखक हैं उनका नाम था जिया नक्सली। जिया
नक्शवी ने तूतीनामा लिखी थी। आइए इन सब की हम पीपीटी देखते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अमीर खुसरो की, लेकिन अमीर खुसरो से पहले हसन निजामी की भी बात कर लेते हैं। इन्होंने एक रचना लिखी थी, ताजुल मासीर। ताजुल मासीर ये प्रथम ऐसा ग्रंथ है जो भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभ की चर्चा करता है। उसके बाद आता है जो चर्चा में महत्वपूर्ण अमीर खुसरो के बारे में हमने बताया दोस्तों कि ये निजामुद्दीन औलिया का शिष्य हुआ करता था। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, इसके बारे में और हमने आपको बताया क्या, इसे हिंद का तोता कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंद का तोता। ये 7 शासक कालों के दरबार में आया और सबसे पहले इसकी रचना की शुरुआत बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक के बीच में की है। यह अपनी रचनाओं में मुहावरों का प्रयोग किया करता था। इन्होंने तंबूरा, तराना, संगीत गायन में आविष्कार किए सब। इन्होंने गजल का आविष्कार किया, ख्याल गायकी का आविष्कार किया, कव्वाली का आविष्कार किया। ये पहला मुस्लिम शासक, पहला मुस्लिम कवि हुआ जिसने जो हिंदी में अपनी कविताओं को लिखता है। और ये इनकी हिंदी की चर्चा मिलती है कि उन्होंने कहा कि उन्हें लिखा है कि मैं हिंदी की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ जानना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, मैं अनुपम बातें बताऊँगा। अनुपम बातें बता रहा हूँ। कह रहा है कि अगर आप मुझसे हिंदवी में बात करेंगे, हिंदी को हिंदवी कहते हैं उस समय। और यही रीजन है कि उन्होंने खड़ी बोली का आविष्कार किया। और खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। इनका जन्म एटा में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। और ये भारतीय राग को ईरानी रागों के साथ अद्भुत मिश्रण करके लिखते थे, जिसका हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। और गजल में इन्होंने पहली लाइन फारसी में लिखी और दूसरी हिंदी में लिखी। हमने आपको एक गजल भी सुनाई थी जिसमें आपको हमने बताया था खुसरो का कैसे वो अद्भुत रचना लिखते हैं और मिश्रण करके था। दूसरी रचना के बारे में बताएं, किरानुस सादेन इन्होंने लिखा, तारीख अलाई लिखा और इन्होंने मिफ्ताह उल फुतूह लिखा। ये अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का अभियान था। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि किसका क्या था, लेकिन इतना नाम जानना महत्वपूर्ण है। उसमें कौन सा? उसमें तुगलकनामा जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तुगलकनामा और देवल रानी खिज्र खानी जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि खिज्र खां और देवल रानी की प्रेम कथा इसमें चर्चित है। और तुगलकनामा एक गयासुद्दीन तुगलक के समय का वर्णन है। नूरो सिपहला इन्होंने भूगोल की किताब लिखी और इसी में कश्मीर की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं और उन्होंने लिखा कि गर फिरदौस बर रहूं जमी यफ्त हमी यफ्त हमी यफ्त। वहाँ पे उन्होंने लिखता कि अगर पृथ्वी पे कहीं स्वर्ग है तो यही है। कहाँ पे? वो कश्मीर के बारे में लिखते हैं, यही है यही है यही है। और उन्होंने किस किताब में लिखी? नूर सिपहर में लिखी है ये बात। उसके बाद दूसरी पीपीटी में अगर हम बात करेंगे आपसे तो जियाउद्दीन बर्नी की हमारी बात होगी। जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ बलबन के शासन काल में। इतिहासकार और राजनीतिक विचारक थे ये मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में रहे। अमीर खुसरो के ये बड़े ही मित्र हुआ करते थे, दोनों में बड़ी ही पटती थी। और तारीख फिरोज शाही उन्होंने लिखी, फतवा जहांदारी लिखी और तारीख फिरोज शाही का ये पूरक था फतवा जहांदारी, यानी इनकी मुख्य रचना जो है तारीख फिरोज शाही है। उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण ट्रेवलर था, यात्री था, मोरक्को से भारत आता है, जिसने रेहला नामक पुस्तक लिखी, उसका नाम था इब्न बतूता। और ये तुगलकों के काल में भारत आता है और दिल्ली का काजी बनता है। 7 वर्ष तक इस पद पर रहता है। उसके बाद इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर कहाँ भेज दिया? चाइना भेज दिया। चीन में राजदूत जाता है तो उसमें राजदूत बनकर बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसे। और उस समय वो अपनी एक किताब लिखता है जिसका नाम था रेहला। इसके बाद जो हमारी आपसे बात हुई वो बात हुई थी अलबरूनी के बारे में। अलबरूनी हमने बताया कि उज्बेकिस्तान का था, गजनी के साथ भारत पर आया था जब गजनी भारत पर आक्रमण किया था। और ये बहुत ही बड़ा कवि, दार्शनिक, रसायनविद, भौतिकविद, खगोल शास्त्री, ज्योतिषाचार्य हुआ करता था। इन्होंने किताब लिखी, किताब-ए-हिंद। हमने बताया 146 किताबों में उन्हें खगोल शास्त्र, ज्योतिष, गणित और साहित्य की भी किताबें शामिल थी। और इतना ही नहीं, तारीख-ए-हिंद इन्होंने अरबी में लिखी है। और जिया नक्शवी एक लेखक हुए जिन्होंने तूतीनामा लिखी है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी सल्तनत काल के जितने भी राइटर हुए, जितने भी इतिहासकार लेखक हुए, उनकी हमने चर्चा की। अब हमारी बात आपसे होगी जो महत्वपूर्ण है वो क्या है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पर जो पद हुआ करते थे, जो अधिकारी हुआ करते थे, उसकी हम चर्चा करेंगे। सल्तनत काल में जो अधिकारी हुआ करते थे, विभाग हुआ करते थे, उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, अब तक हमारे आपसे गुलाम वंश की बात की, खिलजी वंश की बात की, तुगलक वंश की बात की, उसके बाद हमने सैयद वंश और लोधी वंश। उसके बाद जब इतनी बातें हो गई तो इन सभी वंशों में जो प्रशासन था वो कैसा था, इसकी हम चर्चा आपसे करेंगे।
तो प्रशासन में आइए सीधे पीपीटी से बात करते हैं। देखिए, जो दीवाने बिजारत हुआ करता था ये एक वजीर का विभाग हुआ करता था। दीवाने रसालत ये विदेश मंत्रालय हुआ करता था, जैसे आज भी फॉरेन डिपार्टमेंट है ऐसे दीवाने रसालत करके हुआ करता था। ऐसे प्रश्नों की मैचिंग आती है और इस विदेश मंत्रालय का जो विदेश मंत्री होता था जैसे हमारे हुआ करते हैं, ऐसे उसका प्रधान रसालत मुमालिक कहा जाता था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग हुआ करता था दोस्तों, इसका जो प्रधान होता था आरजे मुबालिक कहते हैं। दीवाने इंसा ये पत्राचार विभाग हुआ करता था और इसका जो मुखिया हुआ करता था उसे इंसाए मुमालिक कहते थे। और देखेंगे दीवाने अमीर को ही एक कृषि विभाग का एक गठन था जिसकी स्थापना आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसानों का बड़ा हितैषी हुआ करता था। और अगर देखेंगे दीवाने मुस्तकराज ये राजस्व विभाग था जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अब किसकी हमने जब अलाउद्दीन खिलजी की बात की तो हमने इसकी चर्चा की थी। दीवाने खैरात ये दान विभाग था और इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक करता है। अमीर मजलिस ये मुखिया हुआ करता था किसका, जो शाही उत्सव होते थे राज दरबार में उन शाही उत्सवों का ये मुखिया हुआ करता था। इसके बाद हम बात करेंगे आपके दीवानी बंदगाह के। बंदगाह दासों का विभाग हुआ करता था और दीवाने इस्तिकाक ये पेंशन विभाग हुआ करता था। फिरोज शाह तुगलक ने हमने बताया इसकी भी स्थापना की थी। और दीवाने वकूफ ये व्यय विभाग होता था, इसे जलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। और दीवाने कंजाब मलिक ये न्याय विभाग होता था दोस्तों, ठीक है, ये न्याय का विभाग था। ये सारी चीज़ें आपको इतनी ही जाननी महत्वपूर्ण है कि कौन सा विभाग किस नाम से जाना जाता था। जैसे दीवाने बंदगाह दास विभाग, दीवाने अमीर को ही ये था आपके कृषि विभाग। तो ये चीज़ें आपको जानना ये महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ चीज़ें और यहाँ पे जानना है तो उसकी भी हम आपसे बिल्कुल चर्चा यहाँ करेंगे। जैसे आपको बता दें कि दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग हुआ करता था और दीवाने खैरात जो था एक दान विभाग था। तो इतनी ही चर्चा 5-6 जो इसे महत्वपूर्ण थी। और देखें तो सहना ये मंडी ये बाजार मूल्य पर नियंत्रण करने के लिए अधिकारी हुआ करते थे जो बाजार में घूम घूम बाट की जांच करते थे। अमीर याकूर ये अश्वशाला का अध्यक्ष हुआ करता था। सहनाए पीर ये हाथी का जो हाथियों की शाला होती थी उनका आवास होता था उसका मुखिया हुआ करता था। और देखेंगे ऐसे यहाँ से प्रश्न आएंगे कम, लेकिन जो इसकी मैचिंग थी विभागों की वहाँ से प्रश्न आने की संभावना सबसे अधिक होती है। लेकिन यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, नकारा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी आप इन चीज़ों को देखेंगे जरूर। देखिए मुस्तक पौफी ये मुमालिक ये वर्तमान कैग की तरह था जिसकी चर्चा भारतीय संविधान में 148 में की गई है। कंट्रोल एडिटर एंड जनरल की बात की गई है। ये ऑडिट भी करता था और महालेखा परीक्षक भी हुआ करता था। वो सेम पद एकदम ऐसे ही पद जैसे वर्तमान में है वैसे ही पद हुआ करता था। कहाँ पर? सल्तनत काल में। उसके बाद दियाने रिसालत की बात करें, रियासत की बात करें, ये बाजार पर नियंत्रित करता था। खाजिन एक अधिकारी हुआ करते थे जो स्थानीय आय को एकत्रित करते थे टैक्स के लिए। और मुफ्ती ये धर्म का व्याख्याकार हुआ करते थे, जैसे आज भी पंडा बाबा होते हैं ये धर्म के व्याख्याकार होते हैं, धर्म को एक्सप्लेन करते थे। और इसकी इतनी बातें अगर हमारी आपसे हो गई हैं जिसके बाद अब हम आपसे चर्चा करेंगे सल्तनत काल के अंतिम पड़ाव पे हमारी चर्चा हो गई। अब हम आपसे चर्चा करेंगे 2 और मुख्य साम्राज्य के बारे में जिसे हम जानते हैं विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में। तो आइए अब हम अपनी चर्चा को ले चलते हैं कहाँ पर? बहमनी साम्राज्य के। इसी समय देखेंगे जब भारत में यहाँ पर सल्तनत काल चल रहा था तो धीरे धीरे दक्षिण भारत में भी 2 साम्राज्यों का उदय हो रहा था। इसमें 2 कौन से थे? इसमें 2 मुख्य रूप से थे। कौन से? पहला था बहमनी और दूसरा साम्राज्य था विजयनगर। तो इन दोनों साम्राज्यों पर भी हमारी चर्चा होगी, लेकिन बहुत ही हल्के से बहुत ही ब्रीफ में हम चर्चा करेंगे क्योंकि प्रश्न जहाँ से ज़्यादा आएंगे वहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जहाँ पे प्रश्न आने की पॉसिबिलिटी कम होती है वहाँ पे हम ब्रीफ करते हुए निकल जाएंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनकी हम चर्चा जरूर करेंगे, उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। अब देखें आपके मैप पे दिख रहा होगा, पहले आप उसका लोकेशन देखें। मैप से ओरिएंटेड प्रश्न आ सकते हैं कि ये कहाँ पर अवस्थित था। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये वाला दक्षिण में सबसे दक्षिणतम जो रेड कलर में है ये था विजयनगर। कौन साम्राज्य था? ये था विजयनगर साम्राज्य। लेकिन इसके ठीक ऊपर आपको हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, इसके ठीक ऊपर ये वाला जो हिस्सा है ये था बहमनी। आपको अगर इन दोनों की डिटेल देखनी हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस वाले को यहाँ पर दिखाया गया है और बहमनी को यहाँ ऊपर दिखाया गया है। ये दोनों अगर देखेंगे तो ये बहमनी साम्राज्य है और ये आपका कौन सा है? विजयनगर एम्पायर है।
विजयनगर एम्पायर में आप देखेंगे जो शासक हुए सबसे पहले, यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश मुख्य रूप से आते हैं। चारों वंश में उनका जो संस्थापक था उनको जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी और कुछ चीज़ें जो बहुत ही मजेदार हैं उनको, जैसे आप देखेंगे सबसे पहले है संगम वंश। संगम वंश का जो संस्थापक होता है वो हरिहर और बुक्का होते हैं, जो पूरे विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना करते हैं। दूसरा आता है सालू वंश। ये जो सालू वंश है इसके संस्थापक नरसिंह सलू होते हैं और उन्हीं के नाम से सालू वंश के नाम से जाना जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण जो वंश है वो तुलु वंश है। ये तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह होते हैं और इसी तुलु वंश की महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी के शासक हुआ करते हैं कौन? कृष्णदेव राय। इसके बाद जो चौथा महत्वपूर्ण वंश हुआ इस शासनकाल में उसे अरवीणु वंश बोलते हैं। अरवीणु वंश, और इसके जो संस्थापक थे तिरुमल हुआ करते थे। ये 4 वंश है कहाँ पर? विजयनगर साम्राज्य में। अगर विजयनगर साम्राज्य की बात अगर हम करें तो आपको 3 चीज़ें हमने अभी तक बताई, तो उसमें कौन सा था? इसमें पहले हमने बहमनी बताया, दूसरा विजयनगर, तीसरा इनकी लोकेशन दिखाए और चौथा तीसरा इनमें कौन कौन से साम्राज्य शामिल है, इनकी बात की। इससे हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से अगर हम आगे चलते हैं तो हम बात करेंगे आपसे किस बारे में बात करेंगे, यहाँ के साम्राज्य के। सबसे पहले हम साम्राज्य के बारे में बात करेंगे, संगम साम्राज्य में अगर देखेंगे तो एक चीज़ और जान ले कि अगर ये मध्यकालीन का स्थापित होने वाला संगम साम्राज्य प्रथम दक्षिण भारत का हिंदू साम्राज्य है। दूसरा, इसकी स्थापना कौन करता है? इसकी स्थापना करते हैं हरिहर व बुक्का, हमने आपको पहले बताया। और जिसकी जो राजधानी हुआ करती थी, कहाँ पे हुआ करती थी? ये एक स्थान है हम्पी, ये कर्नाटक में पड़ता है। इसकी वहाँ पर इसकी कैपिटल हुआ करती थी। आप यहाँ पे मैप में आप हम्पी देख सकते हैं, ये रहा हम्पी। यहाँ तक आगे स्पष्ट हो। और यहाँ पर देखिए अगर शासक, तो पहला शासक होता है बुक्का। बुक्का के बारे में अगर कुछ जाने तो ये मदुरा को जीतकर अपने शासन क्षेत्र में मिलाया। जो मदुरई हिस्सा है, मदुरई को जीतकर अपने शासन क्षेत्र में मिला लेता है। और बुक्का को ही इसने वैदिक धर्म को बड़ा ही प्रोत्साहन दिया, यानी वेदों की महत्ता को बढ़ावा दिया, और इसीलिए इसने उपाधि धारण की, कौन सी? वेद मार्ग प्रतिष्ठाता की उपाधि धारण करता है। और इसके बाद आता है हरिहर द्वितीय। हरिहर प्रथम इसके पहले शासक होता है। सबसे पहला हमने बताया हरिहर, लेकिन जो महत्वपूर्ण होता है बुक्का प्रथम होता है हरिहर प्रथम के बाद। और हरिहर द्वितीय आता है। हरिहर द्वितीय ये महाधिराज की उपाधि धारण करता है। ये पहला शासक होता है जो महाधिराज की उपाधि धारण करता है। इसके बाद जो शासक होता है वो महत्वपूर्ण शासक है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में बताएंगे, वो है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम से जो प्रश्न आता है सिर्फ ही आता है कि इसके शासनकाल में एक इटली का यात्री भारत आता है जिसका नाम था निकोली कोंटी। निकोली कोंटी ये कहाँ आता है? ये भारत में आता है। किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम के शासनकाल में। नाम फिर से लिख देते हैं उसका हम, जिससे आपको स्पष्ट हो। ये नाम है उसका। कहाँ से आया था दोस्तों? ये आया था इटली से। इटली से आया था। और कहाँ पर? ये आया था भारत में देवराय प्रथम के शासनकाल में, और ये विजयनगर साम्राज्य में पहुंचा था। दूसरी बात, इसके बाद जो शासक काल आता है वो देवराय द्वितीय आते हैं। एक सबसे महान शासक होता है इस साल में, इस क्षेत्र में। उसके बाद हमारी बात होगी आपसे इसी क्षेत्र में जो था आपका कौन सा वंश? सुलु वंश। सुलु वंश के बारे में बहुत कुछ जानना नहीं है। इसका जो संस्थापक था सालू नरसिंह था या नरसिंह सालू था, बस इतनी चीज़ें आपको जाननी है। तीसरा जो प्रमुख वंश है यहाँ पे हमने बताया वो था आपका तुलु। तुलु वंश के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम जरूर देंगे, ये थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। ये इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो शासक होते हैं, जो इसका संस्थापक शासक होता है उसका नाम था वीर नरसिंह। वीर नरसिंह के बाद जो महत्वपूर्ण शासक होते हैं उनका नाम था कृष्णदेव राय। ये सबसे महत्वपूर्ण शासक होते हैं विजयनगर साम्राज्य के। इन्होंने उड़ीसा वाला क्षेत्र, आपको जो ये क्षेत्र दिख रहा है, इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और इस क्षेत्र को जीता, यानी ये बड़े वाले क्षेत्र को जीता। और इन्होंने उड़ीसा के शासक यहाँ पे शासक हुआ करते थे जिनका नाम था गजपति। अगर पूरा नाम देखें तो रुद्रदेव गजपति था। रुद्रदेव गजपति को इन्होंने कृष्णदेव राय ने 4 बार हराया है। कृष्णदेव राय ने कितनी बार हराया? 4 बार। और उन्हें जीता किस क्षेत्र को?
ये जो आंध्र प्रदेश का तटवर्ती क्षेत्र है और उड़ीसा, इस दोनों क्षेत्रों की विजय प्राप्त की। यानी यहाँ देखें कि जो आपको कलिंग लिखा हुआ है ये क्षेत्र, और यहाँ पर आप आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, दोनों इन्होंने क्षेत्र विजय प्राप्त की। इनके शासनकाल में अष्ट दिग्गज, जो 8 दिग्गजों का प्रधान हुआ करता था, इनके शासनकाल में हुआ करते थे। ये 8 तेलुगु के विद्वान थे। इसमें कुछ कवि थे, कुछ राजनीतिक थे, कुछ इतिहासकार थे। तो आप देखेंगे अष्ट दिग्गज अगर पूछा जाता है तो ये वहाँ से प्रश्न बन सकता है। ये स्वयं में बड़े ही विद्वान हुआ करते थे। कृष्णदेवराय बड़े ही विद्वान थे और विद्वान के साथ ही ये कवि भी हुआ करते थे। और इसी विद्वत्ता के कारण इन्हें, इनका जो उपाधि दी गई है, इन्हें दक्षिण का भोज कहा जाता है। दक्षिण का भोज या आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। इनके बाद जो शासनकाल आता है वो आता है इनके ही पुत्र अच्युत राय का। अच्युत राय बहुत बड़ी कुछ उपलब्धियां नहीं हैं, लेकिन उसके बाद अच्युत राय के पुत्र का शासनकाल आता है जिसका नाम था सदाशिव। यानी अगर देखें तो कृष्णदेव राय का पौत्र है। और ये एक युद्ध लड़ता है, कहाँ पर, ये लोकेशन दिख रही है तालीकोंडा। तालीकोंडा में एक युद्ध लड़ता है जिसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। जिसका अन्य नाम क्या है? जिसका अन्य नाम है, इसे अन्य नाम से कहते हैं, किस नाम से? राजसी तांगड़ी। राजसी तांगड़ी के नाम से भी इस युद्ध को जानते हैं। और जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बताएंगे परिणाम क्या हुआ। और उसके बाद इसी को तालीकोंडा के नाम से भी जानते हैं, बनहट्टी का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ये युद्ध हुआ था 1565 में, 1565 में। और इस युद्ध में इनकी बहुत ही अच्छी विजय नहीं होती, दोनों टक्कर में रहती हैं, लेकिन दोनों में संधि होती है और संधि को राजसी तांगड़ी के नाम से जानते हैं। और राजसी तांगड़ी का यहाँ पर युद्ध होता है और इसे तालीकोंडा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था इतिहास में आपके कौन से वंश, हमने बताया विजयनगर साम्राज्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम रुकेंगे यहीं पर, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, लेकिन आपको हम तब तक अपनी पीपीटी जरूर दिखाएंगे। तो आइए पीपीटी पे चलते हैं। देखिए, हमने आपको क्षेत्रीय राज्यों में बात की, बहमनी और विजय साम्राज्य के बारे में, विजयनगर के बारे में। अच्छा जी हाँ बिल्कुल, अभी हमारी विजयनगर पे चर्चा नहीं हुई, हमने केवल बहमनी पे चर्चा नहीं, केवल विजयनगर पे चर्चा की। जी हाँ, तो अभी हम बहमनी पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले पीपीटी देख लेते हैं। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की हमने बात की, हमने बताया 4 वंशों से मिलकर बनाया, संगम वंश, सालू, तुलु और अरविड़ु। और इसके जो संस्थापक हैं उनका हमने लिस्ट दे दी थी आपको। संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का होते हैं, सालू के नरसिंह सुलू होते हैं, और तुलु वंश के वीर नरसिंह और अरविंदु वंश के तिरुमल्ल। और जो आपका संगम वंश होता है, आप देखेंगे संगम वंश में पहला शासक होता है हरिहर प्रथम। हरिहर ने इसकी स्थापना की थी, हरिहर और बुक्का ने, और ये इसकी राजधानी उन्हें रखी थी हम्पी। इसे हस्तिना या हस्तिनावत भी कहते हैं। 17 वंश का शासनकाल था हरिहर बुक्का का, राजधानी विजयनगर बनाया। और उसके बाद शासक होता है बुक्का मदुरई को जीतकर इसमें अपने क्षेत्र में मिला लेता है और वैदिक धर्म को बड़ा ही बढ़ावा देता है। उसके बाद शासक आता है हरिहर द्वितीय महाराज की उपाधि, महाधिराज की उपाधि धारण करता है। उसके बाद जो शासनकाल आता है वो होता है देवराय प्रथम का, और इसी के शासनकाल में आते हैं निकोली कोंडी, इटली का जो यात्री है वो भारत आता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल समय हो चुका है 9:32। तो अब हम आगे चलेंगे, लेकिन अभी थोड़े से टारगेटेड एक बहमनी साम्राज्य है। 9:40 तक हम आपकी क्लास ओवर कर देंगे। अब देखेंगे देवराय द्वितीय, ये सबसे महान शासक होता है, इसे इंद्र का अवतार भी माना जाता है। इसके बाद हमने आपसे बात की थी सुलू वंश की, जो सालू नरसिंह थे, इसकी स्थापना की थी। इसमें कुछ और जानना नहीं था। तुलु वंश में वीर नरसिंह ने इसकी स्थापना की थी। कृष्णदेवराय इस शासनकाल का बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। उड़ीसा के क्षेत्र में ये रुद्रदेव गजपति को 4 बार हराते हैं और आंध्र प्रदेश को भी जीतते हैं उड़ीसा के साथ ही। अगर देखें तो ये भीदर की विजय करते हैं, जो भीदर क्षेत्र है वहाँ पर जब ये विजय करते हैं तो इन्हें यवनधिराज स्थापनाचार्य बोला जाता है। इनके दरबार में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे और ये तेलुगु के विद्वान थे। स्वयं में बड़ा ही विद्वान था, ये कवि हुआ करते थे और इन्हें आंध्र भोज और दक्षिण का भोज भी कहा जाता है। इनके पुत्र अच्युत राय को भी इसके बाद शासन मिलता है, लेकिन बहुत ही प्रभावी नहीं हो पाए। उसके बाद जो शासन होता है सदाशिव राव का होता है। सदाशिव राय कृष्ण नदी के तट पर राजसी तांगड़ी का युद्ध लड़ते हैं, या तालीकोंडा का या बनहट्टी का। ये 1565 में युद्ध होता है। तो इतनी अगर बातें हमारी आपसे हो चुकी हैं, 3 बातों से अगर हम आगे चलें तो हमारी अब बात होगी आपसे किस साम्राज्य के बारे में, बहमनी साम्राज्य के बारे में।
आपको एक इमेज दिख रही होगी जिसमें नीचे आपको दिख रहा है दक्षिण में विजयनगर और ऊपर दिख रहा होगा बहमनी किंगडम। अगर देखें तो बहमनी साम्राज्य के बारे में हम बात करेंगे। बहमनी साम्राज्य के बारे में क्या जानना है आपको। देखिए, इस शासनकाल जब यह बहमनी साम्राज्य पनप रहा था तो इस समय जो दिल्ली पर शासन हुआ करता था ये था मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही एक छोटा सा यहाँ पर सूबेदार था जिसका नाम था हसन गंगू। ये हसन गंगू जो सूबेदार था, इन्होंने यहाँ पर सत्ता की स्थापना की थी और जैसे ही उसने सत्ता की स्थापना की अपना नाम उन्होंने बदल दिया। नाम बदल कर क्या रखा? उसने अपना नाम रखा अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह रखा और इस नाम से वो शासन करना शुरू किया। इसके बाद जो शासक आता है वो आता है कालीम उल्लाह। दूसरा शासक बहमनी साम्राज्य का होता है कालीम उल्लाह। कालीम उल्लाह यह बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक होता है और इसकी जब मृत्यु होती है, जब यह मर जाता है, इसकी डेथ होती है, डेथ होने के बाद पूरा बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों में बढ़ जाता है। कौन कौन से 5 राज्य हैं उसकी पहले हम आपको चर्चा कर देते हैं। देखिए, बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों में कौन कौन बढ़ रहा है। पहला आपको मिलेगा अहमदनगर, जिसका जो संस्थापक है निजाम शाही होता था। दूसरा बीजापुर होता है जिसका संस्थापक आदिल शाही होता है। तीसरा बरार होता है, बरार का जो संस्थापक होता है वो होता है इमाद शाही। आप देखेंगे जो बरार है इसका संस्थापक इमाद शाही होता है या इमाद शाह भी बोलते हैं। और जो बिदर का जो संस्थापक होता है वो अमीर अली बरीद शाही होता है। उसके बाद अगर देखेंगे एक 5वां जो बनता है वो गोलकुंडा बनता है। गोलकुंडा का जो शासक होता है कुतुब शाही के नाम से इसे जानते हैं या कुली कुतुब शाह के नाम से भी जानते हैं। तो ये 5 भागों में पूरा शासनकाल बढ़ जाता है बहमनी किंगडम का। तो आइए इन 5 को हम एक बार मैप में देखते हैं। देखिए, 5 को मैप में देखते हैं। पहले देखेंगे आपको बीजापुर। सबसे पहले बीजापुर की स्थापना होती है 1489 में, 1489 में होती है। किसकी स्थापना होती है? बीजापुर की। उसके बाद जो स्थापना होती है निजाम शाही की। निजाम शाही की स्थापना कब होती है? ये होती है 1490 में। 1490 के बाद अगली स्थापना होती है बरार क्षेत्र की। बरार क्षेत्र की स्थापना यह भी 1490 में ही होती है और इसके संस्थापक थे फतेहुल्लाह इमाद शाह। उसके बाद स्थापना होती है ये गोलकुंडा की। ये सब जितने भी 5 राज्य आपको बता रहे हैं ये बहमनी साम्राज्य से ही टूटकर अलग हुए थे। गोलकुंडा की स्थापना होती है या जो गोलकुंडा है, गोलकुंडा को आप देखेंगे जब ये स्थापित होता है तो इसके संस्थापक हैं कुली कुतुब शाह। ये होता है 1512 में। अब 1526 में देखेंगे एक और नए स्थापना होती है जो टूटकर बनता है, उसका नाम था बीदर। जी हाँ, 1526 वही क्षेत्र है, वही समय है जब उत्तर भारत में युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, पानीपत का प्रथम युद्ध, और भारत की सत्ता में सल्तनतकालीन सत्ता समाप्त होकर मुगल आते हैं। यानी अब देखेंगे बीदर यहाँ पे बनता है। अगर अब देखिए ये चीज़ स्पष्ट है कि 1526 तक हमारी बात दक्षिण भारत पर हो चुकी है, 1526 तक हमारी बात उत्तर भारत में हो चुकी है। यानी अब हम पहुँच चुके हैं कहाँ तक? 1526 तक। 26 तक कब? दोनों क्षेत्रों में मुगल का शासन आ गया है। अगर देखेंगे दक्षिण भारत में भी 1526 तक आ गए और उत्तर भारत में मुगल का शासन आता है, वहाँ पर भी हम 1526 तक आ गए। तो 1526 के बाद अगर देखेंगे एक थीम और यहाँ पर जो शासकों के अलावा एक थीम और बची हुई है, वो थीम है क्या? रिलीजन की, जो हम आपसे बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पे भक्ति आंदोलन अभी छूटा हुआ है। तो हम आज ही आपसे फिर मिलेंगे। कल की बात तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन आज ये जो 9 बजे का सेशन था, जो 9 बजे से लेकर 9:40 तक चला, इस सेशन के बाद हम एक सेशन और लेकर आएंगे। उसमें हम फिर एक बार लाइव आएंगे, जिसमें हम आपसे बात करेंगे किसकी? जिसमें हम आपसे बात करेंगे भक्ति आंदोलन की। ये जो भक्ति आंदोलन है इसकी हम चर्चा करेंगे और इसमें हम बताएंगे कि कबीरदास, इसमें हम आपसे बताएंगे कि जो शंकराचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं और जो आपके रामानुजाचार्य हैं, निम्बारकाचार्य हैं, इनका योगदान क्या होता है हमारे देश में और हमारे भक्ति मोमेंट में। और साथ ही साथ हम डिटेल में बात करेंगे एक के स्थापित मतों के अलावा गुरु नानक, कबीर, चैतन्य, सूरदास, तुलसीदास, नरसिंह मेहता, इन सब की हम आपसे चर्चा करेंगे कि भक्ति आंदोलन का क्या योगदान था। इसके बाद जो भक्ति आंदोलन के बाद हम बात करेंगे आपसे एक महत्वपूर्ण और थीम की, वो है सूफीज़म।
सूफिज्म की बात करेंगे, उसमें हम बताएंगे बेसरा क्या होता है, बासरा क्या होता है, चिश्ती संप्रदाय, कादरी, सोहरावर्दी, नक्शबंदी, सत्तारी, कंदरिया, इन सब की भी बात हम करेंगे दोस्तों। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। हम आपसे, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मिलेंगे। कितने बजे लाइव? 4 बजे रखा जाए? 4 बजे न रखकर इस लाइव सेशन को हम रखेंगे 6 बजे। शाम को 6 बजे हम लाइव सेशन पर मिलेंगे। 6 PM शाम को 6 बजे दोस्तों। फिर हमसे जुड़िएगा एक बार, क्योंकि 9 बजे आप हमसे जुड़ चुके हैं। 9 बजे से 9:40 तक हमने आपका समय लिया और हमने डिस्कस किया आपसे क्या। हमने सल्तनत कालीन साहित्य की बात की, सल्तनत कालीन साहित्य के बाद हमने बात की वहाँ के प्रशासन की, उसके बाद हमारी बहमनी और विजयनगर साम्राज्य पे बात हुई। लेकिन एक बार और आप जुड़ेंगे 6 बजे। 6 बजे के बाद हमारा पूरा सल्तनत कालीन तक 1526 तक A to Z टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूं कि कोई भी आप एग्जाम दीजिएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। इतना ही आप तैयार कर लीजिएगा। इसकी PDF भी मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। तो रुकेंगे आज हम यहीं पर दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एनएमई कॉर्नर यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे इस फ्री और निःशुल्क सेवा का लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो रुकेंगे आज हम यहीं पर, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए रमेश चंद्र का नमस्कार स्वीकार करें। मिलिए लेकिन 6 बजे फिर एक बार हमसे। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।